Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we are going to talk about the GDP of PSY 504. So before watching the video, subscribe to the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही आपको पैसे लगाने की ज़रूरत है, जस्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपके लिए जीडीपी बना रही हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हाउ निमोनिक डिवाइस प्लेज अ रोल इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड हाउ दिस हैव इम्पैक्टेड योर एकेडमिक परफॉर्मेंस सो फार। कहता है कि निमोनिक डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह एक इंसान की हेल्प करती हैं कि वो जो है वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर लेता है और जो है वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है, और इसने किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट किया है, सवाल ये पूछा है। अब इसका जवाब ना हम पूरा बुक से देंगे, और आपसे मैं कहूँगी कि आपने ना साथ साथ मेरे पॉइंट्स को नोट करते जाना है, क्योंकि आपका जवाब इसी तरीके से बनता जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आ सकता है। एक जो पहले लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो निमोनिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। निमोनिक का मायने होता है मेमोरी, यादाश्त। तो हम यादाश्त को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स हमारी बुक के अंदर ही बताई हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ लुसाई PQ4R मेथड एलेबोरेट स्पेसिंग इफेक्ट इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। इसमें से जो जिसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा तो वो PQ4R मेथड होगा, क्योंकि ये हमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ में कुछ अचीव करने में बहुत हेल्प आउट करता है। पहला जो हमारे पास मेंशन है तो वो मेथड ऑफ लुसाई है। अब आपने मेरे जो पॉइंट्स हैं तो वो नोट करना स्टार्ट कर दें ताकि आपका जीडीपी आसानी से बन जाए, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको खुद से लिखना भी आएगा इस तरह। मेथड ऑफ लुसाई जो है वो इसमें ना लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। आप लोकेशंस को जो है वो याद रखना स्टार्ट करते हो, आप कोई बात जो है वो फिक्स कर देते हो, कोई उसके थ्रू जो है वो आप किसी लोकेशन को मेमोराइज़ कर लेते हो। अब जो हमारा मेन फोकस है वो PQ4R मेथड के ऊपर है, जो कि हमारी हेल्प करता है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं निमोनिक्स की, बहुत सारी टेक्निक्स हैं लाइक चंकिंग में क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ याद कर रहे हो ना तो आप उसको ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। जैसे कि अगर कोई नंबर है आप याद कर रहे हो ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप ना इसको डिवाइड कर दोगे इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप तीन लेटर्स में डिवाइड करके जो है वो उसको याद करने की कोशिश करोगे। अब हमारे पास एक और मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ द PQ4R मेथड। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अब ये 6 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। पहला जो है वो हमारे पास प्रीव्यू। कहते हैं कि आप जब भी कोई चैप्टर रीड करते हो ना तो आपने ना सबसे पहले उसके अंदर सरसरी सी नज़र डालनी है। आपने देखना है कि उस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ डिस्कस की गई है, जैसे कि उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट देखने हैं, जो डायग्राम मेंशन है वो देखने हैं, और इसके अलावा जो भी पिक्चर्स हैं वो देखनी है, और इसके बाद जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स को देखना है। यानी कि आपने अपने दिमाग के अंदर एक रफ़ आइडिया क्रिएट कर लेना है। दूसरी टेक्निक आ जाती है जी क्वेश्चन। प्रीव्यू की मैंने बता दी है, एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि कोई भी चैप्टर है तो आपने उसको रीड करना है, उसका रफ़ आइडिया क्रिएट करना है बाय सीइंग द पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन दैट बुक इन दैट चैप्टर। इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर एक रफ़ आइडिया क्रिएट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस की बात आई है। अब आपने एक चैप्टर जब रीड किया, आपने उसका रफ़ आइडिया अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया, तो आप ना उसकी हेडिंग्स को देखोगे। अब उसकी हेडिंग्स हो सकती हैं लाइक आइकन, तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई आइकन क्या होता है। और फिर उसके बाद एक और हेडिंग हो सकती है इको, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इको क्या होती है और इको और आइकन में क्या डिफरेंस होगा, ये दोनों क्या चीज़ें होंगी। यानी कि आपने हेडिंग से क्वेश्चन क्रिएट किए। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है जी रीड। अब आपने ना बड़े ही ध्यान से रीड करना है, और आपके दिमाग में जो भी सवाल आए थे आपने उनके जवाब देने हैं, और आपके दिमाग में जो भी सवाल आए थे आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जब आप रीड करते हो ना तो आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन किया कि इको क्या है, आइकन क्या है, तो आप ये भी देख सकते हो कि इको का मेमोरी के साथ क्या लिंक है, आइकन का क्या लिंक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि आपने अपने सवाल को मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इंटरेक्ट का। तो इंटरेक्ट से क्या मुराद है कि इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट। अब इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने अपने टेक्स्ट को जो है वो रीड करना है, उसके साथ जो वो इंटरेक्ट करना है और एक्टिवली जो है वो उसको रीड करना है बड़े ध्यान से।
ये नहीं कि आपको नींद आ रही है और बस आप सरसरी से पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद चीज़ आ जाती है जी रिफ्लेक्ट। आपने जो भी पढ़ा तो आपने उसके ऊपर सोचना है। आपके पास जो पहले से नॉलेज मौजूद है तो आपने इसको उसके साथ रिलेट करना है। फिर देखना है कि यार ये मेरी किस तरीके से मदद कर सकता है। आप कुछ भी चीज़ नहीं समझते हो तो पुरानी के साथ रिलेट करके आप उसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेक्निक रिसाइट। आपने वो सेक्शन ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको रिकॉल करना है, उसको याद करने की कोशिश करनी है। आपके दिमाग में जो भी सवाल आए थे आपने उनको आंसर करने की कोशिश करनी है और आपने देखना है कि क्या चीज़ आप रिकॉल कर सकते हो और क्या चीज़ आप रिकॉल नहीं कर सकते। किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी है कि आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, आपको मुश्किल हो रही है उसको याद करने में। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ आपकी क्लियर है और क्या चीज़ आपकी क्लियर नहीं है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मैंने इसके ऊपर तवज्जो देनी है और इसको याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिव्यू। पूरा चैप्टर आपने रीड कर लिया ना, एट द एंड आपने जो उसको रिव्यू करना है कि उस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किए, इसके अलावा इसके मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद है, क्या चीज़ आपको याद नहीं है। आपने जो वो टेक्स्ट को कंपेयर करना है। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बेसिकली ना अभी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ना, तो ये आपने याद रखनी है, इनको पॉइंट्स बना के आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है एलोबोरेशन। अब ये जो टेक्निक है तो वो ये भी जो है वो PQ4R मेथड से जो है वो एक जैसी है, उसकी तरह ही है। अब आपने PQR मेथड के थ्रू जो वो आपने एक स्टडी कर ली ना चीज़ को, अब आपका काम है आप उसको एलेबरेट करो, डायग्राम्स बनाओ और उसको जो है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग लेबल करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा आप मेंटल मैप्स भी बना सकते हो, अपने दिमाग के अंदर इमेजेस बना सकते हो कंटेंट को रिलेट करके। और इस तरह से क्या होता है कि आपका जो मीनिंग होता है ना वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठना स्टार्ट हो जाती हैं, आप चीज़ों के दरमियान लिंक्स बनाना स्टार्ट कर देते हो। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो PQ4R मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी हेल्प करता है कि वो जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और इसके अलावा जो है वो अगर आप कोई चीज़ समझाना चाहते हो अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक खाका बनाओ अपने जहन के अंदर, फिर उसको जो है वो रिसाइट करो, रिव्यू करो, इसको फिर एलोबरेट करो। इस तरीके से आपको भी अच्छा समझ आ जाएगा और आप उनको भी अच्छे तरीके से समझा पाओगे। यहाँ तक तो हमारा ये हो गया इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि आप ना इन्फॉर्मेशन को जो है वो इनकोड करना स्टार्ट कर दो। जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर आती है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी रिहर्सल की जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर की जाती है। और जब आप उसकी बार बार रिहर्सल करते हो तो वो इनकोड हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, यानी कि लंबे अरसे के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर रह जाती है। आपने क्या करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश करनी है और इसका तरीक़ाकार ये है कि आप डिफरेंट रूम्स में जाके कर सकते हो, छत पे चले जाओ, वहाँ पे रीड कर सकते हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए रीड कर सकते हो। इस तरीके से जो है वो आपको है ये हेल्प आउट कर सकेगा। तो अभी आपको ये चीज़ पता चल गई कि निमोनिक डिवाइसेस क्या हैं। अब देखो आप इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि जैसे कि मेरे यूँ लिख सकते हो कि एक निमोनिक डिवाइसेस जो है वो PQR4 मेथड टेक्निक मैंने इस्तेमाल की अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। इसमें क्या किया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत सारे लेसन्स थे तो मैंने उनको जो वो मेमोराइज़ करने की कोशिश की, और जब मैं लेसन तैयार करा तो मैं बहुत डिफ़िकल्टी के अंदर था, तो मैंने जो वो PQ4R टेक्निक को जो वो इस्तेमाल किया। इसमें क्या था कि आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने ना पहले प्रीव्यू किया, पूरे लेसन को देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने उसका जो वो खाका बनाया अपने जहन के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने हेडिंग्स वगैरह देखी, चैप्टर्स को देखा, फिर उसके बाद मैंने अपने दिमाग के अंदर सवालों को क्रिएट किया, और फिर सवालों को क्रिएट करने के बाद जो है वो मतलब मैंने उनके दरमियान लिंक्स बनाए, और इसके अलावा हेडिंग्स को देखा। फिर उसके बाद रीडिंग की बात करनी है आपने कि मैंने जितना भी टेक्स्ट था उसको रीड किया चैप्टर्स के अंदर, और जो भी सवाल थे उनको समझने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्ट की बात करनी है कि जो भी मेरे दिमाग के अंदर सवाल आए तो मैंने उनके ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि यार मैं इनको किस तरीके से अंडरस्टैंड करूँ, किस तरीके से अपने माइंड के अंदर जो है वो रख सकूँ। फिर उसके बाद जो मैंने लाउडली जो है वो रिसाइट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लाउडली एक चीज़ को बार बार रिकॉल करना स्टार्ट किया, क्या चीज़ मुझे याद हो चुकी है और क्या चीज़ मुझे याद नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद जो वो एट द एंड आपने चैप्टर को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ तो मुझे अच्छी आती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं आती, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं आती तो उसके ऊपर मैंने जो है वो अपना काम किया, उसको याद किया, और जो चीज़ मुझे अच्छी आती थी जो है वो उसको मैंने साइड पे किया। मतलब इस तरीके से आप एक स्टोरी बना सकते हो। आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। उसके बाद जो काम होता है ना वो आप खुद करते हो। जैसे कि आपको याद होगा कि जब 9th-10th में हम हुआ करते थे तो वहाँ पे हम लोग शेर याद कर लिया करते थे ना, तो उस शेर में ना डिफरेंट वर्ड्स होते थे।
तो वो बहुत मुश्किल होते थे, हम उनकी मीनिंग्स याद कर लेते थे, फिर उसके बाद लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते थे हम पेपर के अंदर। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि सिंपल कॉन्सेप्ट समझें, फिर उसको अपनी वर्डिंग में जो वो कन्वर्ट करें, एक आइडिया बनाएं जहन में, इस तरीके से जो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि एलेबरेट, मैंने क्या किया कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मैंने चीज़ों को एलेबरेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने डायग्राम्स बनाए, लेवल्स बनाए, तो इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि मैं पेपर में बहुत सारी चीज़ों को याद करके लिख के आया और मैंने बहुत अच्छा अचीव किया, मैंने टॉप किया कॉलेज के अंदर। भाई इस तरीके से स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आप यूँ भी लिख सकते हो कि चंकिंग की बात हुई कि मेरा मैथ का पेपर था, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो रही थी, लाइक थ्योरम्स याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उनको डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करके मैंने उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश की, और मैंने जब थ्योरम पेपर में आया तो उसको अच्छे तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से स्टोरीज़ को क्रिएट करके ना, तो आप जो है वो ये GDP बना लो अभी। तो आई होप कि आपको ये GDP समझ आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो लाजमी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और शेयर करने से या फिर सब्सक्राइब करने से आपके बिल्कुल पैसे नहीं जाते, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप एक सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक क्यों नहीं कर सकते, सवाल यही पैदा होता है। तो अब अगर आपको कोई सवाल है GDP के अंदर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।